गुड मॉर्निंग गाइस हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरियोलॉजी का हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले जिस तरह बैक्टीरिया के अंदर हमने बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, इस तरह हम वायरोलॉजी के अंदर भी हम वायरल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जब भी हम एक वायरस को देखते हैं तो वायरस के अंदर जो सेंटर हिस्सा है उसके अंदर कोर होती है, या वो डीएनए होगा या फिर वो आरएनए होगा। कोर के बाहर जो है हमारे पास एक प्रोटीन कोट होता है। प्रोटीन कोट के बाद कुछ वायरस के इर्द गिर्द इन्वेलप होता है और कुछ के इर्द इन्वेलप नहीं होता है। इसलिए कुछ वायरस इन्वेलप होते हैं और कुछ नॉन इन्वेलप होते हैं। ये हमारे पास वायरस का स्ट्रक्चर है। अब सबसे देखते हैं कि डीएनए वायरस कौन से हैं और आरएनए वायरसेस कौन से हैं। अब डीएनए वायरस के अंदर भी कुछ इन्वेलप हैं और कुछ नॉन इन्वेलप हैं। इन्वेलप के अंदर हमारे पास आ जाते हैं हर्पीज़ वायरस। उसके सब टाइप्स हैं 8 सब टाइप्स। हर्पीज़ सिंप्लेक्स वायरस 1, हर्पीज़ सिंपल वायरस 2, हर्पीज़ सिंपल वायरस 3, या इसको हम हर्पीज़ जोस्टर वायरस भी कहते हैं, वेरिसीला जोस्टर वायरस भी कहते हैं, ईस्टर्न बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 6, ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 7, ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 8। इस तरह हेपेटाइटिस बी वायरस, जितने भी हमारे हेपेटाइटिस वायरस होते हैं ना, उनमें से सिर्फ हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो क्या हमारे पास डीएनए इन्वेलप वायरस, और सारे जो हैं आरएनए नॉन इन्वेलप वायरस हैं। पॉक्स वायरसेस, पॉक्स वायरस जो है हमारे पास स्मॉल पॉक्स जिसको हम कहते हैं, यह टोटली इरेडिकेट हो चुका है। अब तकरीबन ये दुनिया से ख़त्म हो चुका है। उसके बाद डीएनए में नॉन इन्वेलप वायरस के अंदर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी, जो कि वन ऑफ द अनकोजेनिक वो होते हैं जो मिलिग्नेंसी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जब करते हैं तो कौन सी मिलिग्नेंसी, सीए सर्वेक्स, कार्सिनोम ऑफ सर्वेक्स। दूसरा उसके बाद आया था हमारे पास एडिनो वायरस। आपको मालूम है कि जो मिलिग्नेंसीज हमेशा 3 वजह से हो सकती है, या तो केमिकल, या रेडिएशन की वजह से, या फिर वायरस की वजह से। और उनमें से वायरस में से वन ऑफ देम ये है अनकोजेनिक वायरस या मिलिग्नेंसी इंड्यूस वायरसेस। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, एडिनो वायरस। ये हमारे पास हो गया डीएनए के इन्वेलप और नॉन इन्वेलप। अब हमारे तो आ जाते हैं वायरस आरएनए की तरफ। आरएनए में भी डी इन्वेलप और नॉन इन्वेलप। इन्वेलप के अंदर हमारे पास आ जाते हैं इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, कोविड-19, ह्यूमन टी सेल लिकीमिया वायरसेस, रेबीज़, मीजल, मम, रूबेला, एचआईवी। ये सारे हमारे पास कौन से आते हैं, आरएनए इन्वेलप। नॉन इन्वेलप के अंदर हमारे पास इंटेरो वायरस ये और पोलियो वायरस। इंटेरो वायरस वो होता है जो फीको ओरल रूट से आता है। इंटेरो मीन जीआईटी, तो फीको ओरल रूट से आएगा। पोलियो वायरस हो गया। रोटा वायरस जो कि मोस्टली कॉमन होता है बच्चों के अंदर। हमने जब डायरिया को डिस्कस किया तो उसके अंदर भी हमने जो वायरस डायरिया कॉज करता है उसमें हमने देखा था कि रोटा वायरस वन ऑफ देम है। राइनो वायरस हो गया, 80% इज़ कॉमन फ्लू। HAV, HCV, HDV, HEV, सिवाय HBV, ये क्या है हमारे पास, DNA envelope वायरस है। ऑल हेपेटाइटिस वायरसेस आर RNA वायरसेस एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस इज DNA envelope वायरस, और दूसरे बकाया जितने भी हैं वो RNA नॉन इन्वेलप वायरसेस हैं हमारे पास। उसके अलावा डेंगू वायरसेस, ये सारे हमारे पास किस में आ जाते हैं, RNA नॉन इन्वेलप के अंदर। हमारे पास ये क्लासिफिकेशन हमारे माइंड में होनी चाहिए कि DNA RNA, DNA के अंदर इन्वेलप कौन से हैं और नॉन इन्वेलप कौन से हैं, RNA के अंदर इन्वेलप कौन से हैं और नॉन इन्वेलप कौन कौन से हैं। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इससे पहले हम देखें कि हम मोस्टली टर्म यूज़ करते हैं जब भी कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है ना स्किन वगैरह का, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, स्किन इरप्शन वायरसेस। अब वो वायरसेस जिन्होंने स्किन इरप्शन करनी है, अब उनमें से हमारे पास नोमेनक्लेचर हम देखेंगे। जब भी स्किन के ऊपर कोई भी एक रैश वगैरह हमें नज़र आती है तो हम उसको क्या टर्म यूज़ करेंगे। अच्छा जी, एरिया ऑफ अल्टर कलर ऑफ स्किन, अगर अल्टर कलर ऑफ स्किन है तो अगर स्मॉल है तो हमने स्किन मैक्यूल का नाम देना है, अगर लार्ज है तो हमने पैच या चेंज कलर ऑफ स्किन। अगर रेज लीजन है और लीजन जो है लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो उसको पैप्यूल, मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो नोडल्स, और लार्ज है तो ब्लैक या रेज लीजन ऑन स्किन्स। फिर अगर फ्लूइड फिल्ड है तो उसको वेजिकल का नाम देंगे, और अगर लार्ज है तो बुल्ला का नाम देंगे, या बुलाए मोर देन 1 होगा। पस्ट्यूल पस्ट फिल्ड लीजन होंगे तो हम उसको पस्ट्यूल का नाम दे देंगे। ये हमारे पास स्किन इरप्शन वायरसेस है। अब स्किन इरप्शन जब भी हमारे पास आएगी तो हम उनके डिफरेंशियल डायग्नोस कैसे करेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ स्किन इरप्शंस। अब स्किन इरप्शन में से वन ऑफ देम जो चिकन बॉक्स है जो कि हमारे पास स्किन इरप्शन करता है, आज हम उसको देखते हैं।
इट इज़ अ प्राइमरी इन्फेक्शन बाय हर्पीज़ या वार्सिला जोस्टर वायरस। अभी हमने कहाँ पढ़ा है, वार्सिला जोस्टर वायरस DNA इन्वेलप वायरस के अंदर। एजेंट हमारे पास क्या है, वही हर्पीज़ वायरस 3 या वार्सिला जोस्टर वायरस। DNA इन्वेलप्ड है। सोर्स हमारे पास क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास ड्रॉपलेट की वजह से हो सकता है या फिर स्किन कंटेक्ट की वजह से हो सकता है। और चिकन पॉक्स इज़ मोस्ट इन्फेक्टिव डिजीज़ वर्ल्ड वाइड, 95% है। इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास 1 to 3 वीक हो सकता है या 11 to 21 डेज़ हो सकता है। अच्छा जी, तकरीबन हर बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाता है उसके बचपन में, लेकिन चिकन पॉक्स इन ए चाइल्ड इज़ ए माइल्ड डिजीज़। बच्चों के अंदर अगर चिकन पॉक्स हो तो इट्स अ माइल्ड डिजीज़, बट इन अडल्ट इट इज़ ऑलवेज अ सीवियर डिजीज़। क्यों? उसकी वजह से सीवियर स्किन इरप्शन हो सकती हैं और वायरल इरप्शन हो सकती हैं, और इवन के सम टाइम हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है बच्चे को, अडल्ट को। अगर बच्चों के अंदर हो तो ये जस्ट एक स्पोर्टिव होता है, बच्चे खेल कूद रहे होते हैं और जस्ट आपने स्पोर्टिव ट्रीटमेंट देनी होती है। अगर बुखार वगैरह हो रहा है तो वो, या अगर बच्चा थोड़ा सा लेथार्जिक हो रहा है तो फ्लूइड वगैरह दे देते हैं, बल्कि वो खुद ब खुद ही कुछ दिनों के अंदर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अडल्ट के अंदर इवन इतने स्किन इरप्शंस हो जाती हैं ये, तो उसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है। अच्छा, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, कब वो इन्फेक्शन या इन्फेक्ट कर रहा होता है, उसमें ये होता है कि 4 days बिफोर अप टू 7 days आफ्टर स्किन इरप्शन। अब स्किन इरप्शन होने से 4 दिन पहले और 7 दिन बाद, ये पीरियड जो होता है ना, ये उसका ख़तरनाक होता है। इन्फेक्टिविटी इन्फेक्ट कर सकता है। एट 7 days ऑल स्किन लीजन क्रस्टिंग एंड स्कैब। 7 दिन के बाद क्या हो जाता है, सारी स्किन वगैरह जो है ना वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है, सेटल होना शुरू हो जाती है। क्लिनिकल फीचर के अंदर हमारे पास चाइल्ड में हो सकता है, अडल्ट में हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है कॉमन किसमें 95% बच्चों के अंदर है। प्रोड्रोमल फेज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एब्सेस, वही फीवर, मलेरिया, एनोरेक्सिया वगैरह हो सकता है 1 to 2 days। इरप्टिव फेज के अंदर हमारे पास साइट, अब इरप्टिव फेज, अब उसने नोडोज ये सारी चीज़ें बननी है ना, साइट कौन सा होगा, स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ बैक एंड स्प्रेड टू पेरिफेरी हैंड एंड फीट। हमेशा ये कहाँ से होगा, सेंटर से शुरू होगा और पेरिफेरी की तरफ जाएगा, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपीटल इन ओरिजिन। सेंट्रीपीटल टू सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न, सेंटर से शुरू हुआ और पेरिफेरी की तरफ होना शुरू हो गया। जब भी पेशेंट आएगा तो कहेगा कि डॉक्टर साहब कमर पे सेंटर में पहले दाने हुई है, फिर इस तरह हाथों में, पाँव में और सारे जिस्म के पूरे हिस्से में फैल गए। मॉर्फोलॉजी क्या होगी, स्टार्ट एज अ मैक्यूल, पहले स्किन का कलर चेंज होगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, अल्टर कलर ऑफ स्किन। स्मॉल जो होगा उसको मैक्यूल का नाम दीजिए। पेप्यूल जब होंगे, जब हम क्या कहेंगे, लीजन वगैरह बन जाएंगी। वेजिकल जब फ्लूइड फिल हो जाएगा, फिर उसके बाद रप्चर हो जाएगा, वही वेजिकल। वेजिकल जब रप्चर होगा तो वो अल्सर के अंदर चेंज हो जाएगा। अल्सर के बाद फिर वो दोबारा क्रस्टिंग और स्कैब दोबारा नॉन इन्फेक्टिव हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा ये कहते हैं कि 2 to 4 क्रॉप्स होती हैं, फसल होती हैं। क्रॉप्स, फसल का मतलब क्या होता है कि अगर एक स्टार्ट कहाँ से किया, मैक्यूल। मैक्यूल जब पेप्यूल में चेंज होगा ना, तो पीछे से एक और मैक्यूल बनेगा। इस तरह जब पेप्यूल वेजिकल के अंदर चेंज हो जाएगा तो वो जो पिछले मैक्यूल बना हुआ था वो पेप्यूल के अंदर चेंज हो जाएगा। इस तरह यानी स्टेप बाय स्टेप चल रहा होता है। तो आपको बॉडी के एक हिस्से के अंदर पेप्यूल भी नज़र आ रहे होंगे, मैक्यूल भी नज़र आ रहे होंगे, वेजिकल भी नज़र आ रहे होंगे, अल्सर भी नज़र आ रहे होंगे। इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन इरप्शंस अपीयर एट द वन पॉइंट इन टाइम। एक ही टाइम के अंदर स्किन के एक एरिया में आपको मैक्यूल भी नज़र आएगा, पेप्यूल भी नज़र आएगा, वेजिकल भी नज़र आएगा और अल्सर भी नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि इसके 2 to 4 क्रॉप्स हैं। ये एक स्टेप बाय जा रहा होता है। एक स्टेप आगे जाएगा तो पीछे जो है ना, पिछले वाला स्टेप दूसरे स्टेप में आ जाएगा। इस तरह इसको हम क्या नाम देते हैं, प्लूमॉर्फिक रैशेस। अब ये भी चिकन पॉक्स का पेशेंट आएगा तो आपने एक देखना है कि सेंट्रीपीटल इन ओरिजिन, दूसरा है प्लूमॉर्फिक रैश। ये दो हैं तो आपको चिकन पॉक्स की तरफ आपने जाना है। लीजन्स बिकम स्कैब बाय 7 days, 7 दिन के बाद वो नॉन इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, आउटकम क्या है इसका? आउट के अंदर हमारे पास पेशेंट जो है इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है या इम्यूनो कम्पिटेंट है। अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, HIV एड्स के साथ है, तो उसकी कम्प्लिकेशन हो सकती है मेनिंजाइटिस, नमोनिया, मायोकार्डाइटिस, हेपेटाइटिस, नेफ्राइटिस, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, स्पाइनल कॉर्ड का इन्फेक्शन या गुलियान बैरी सिंड्रोम वगैरह हो सकता है। अब इम्यूनो कम्पिटेंट है, इम्यून सिस्टम अच्छा है, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होगा? जब उसको डिजीज़ होगी तो उसका इम्यून रिस्पॉन्स कैसा हुआ है? वैसे पेशेंट इम्यूनो कम्पिटेंट है, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है? अगर गुड है तो क्या होगा, अगर पुअर है तो फिर क्या होगा? अगर गुड इम्यून रिस्पॉन्स हुआ तो कम्प्लीटली रिकवरी, लॉन्ग टाइम इम्यूनिटी। क्यों?
क्योंकि उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। वर्सीला जोस्टर IgG जो कि फॉर्मेशन इन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। कुछ अब वायरस होते हैं उनकी कुछ टाइम के लिए इम्यूनिटी होती है, इस तरह कुछ बैक्टीरिया आते हैं उनके कुछ टाइम के लिए इम्यूनिटी, जब एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो कुछ टाइम के लिए इम्यूनिटी होती है। लेकिन ये चिकन पॉक्स वाहिद है जो कि लॉन्ग टाइम लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाएगी। फिर आ जाते हैं पुअर, अगर उसका रिस्पॉन्स पुअर हुआ तो वर्सीला जोस्टर वायरस डरमेंट मीन छुपना इन सेंसरी नर्व रूट, सेंसरी नर्व रूट है उसमें क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। फिर रीएक्टिवेट होगा, तब जब उसको छुप के दोबारा रीएक्टिवेशन होने को हम क्या नाम देते हैं, शिंगल का नाम देते हैं। इसका हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ वर्सीला जोस्टर वायरस। अब सपोज पुअर है, रिस्पॉन्स पुअर हुआ और वो वहाँ छुप गया, अगर इन केस फ्यूचर में किसी वजह से उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो गई, कमज़ोर होने के बाद क्या होगा, शिंगल और दोबारा सेकेंडरी इन्फेक्शन वर्सीला जोस्टर वायरस से, कहाँ से, फ्रॉम सेंसरी रूट, क्योंकि वहाँ से छुपा होता है। यूँ ही इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हुई और दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा जी, डायग्नोसिस हमारे पास क्लिनिकल है, सेंटीपीटल रैशेज हमारे और प्लस प्लूमार्फिक रैशेज, ये दो चीज़ आएंगी तो हमारे पास डायग्नोज बन जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, सीरोलॉजी करेंगे, सीरोलॉजी से ज़्यादा हम, क्योंकि वायरस है तो PCR रियली नीडेड। ट्रीटमेंट जस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट है इम्यूनो कम्पिटेंट के अंदर। अगर ये कम्पिटेंट पेशेंट है तो आई जस्ट फ्लूइड दे देंगे, ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे दें अगर कोई स्किन वगैरह की जो इरप्शन वगैरह वो ज़्यादा हो रही हैं, या फिर एंटीपायरेटिक फीवर वगैरह हो रहा है तो उसके साथ दे देंगे हम, ठीक है। अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, HIV और एड्स का पेशेंट है तो हम कौन सी एंटीवायरल दे सकते हैं, एसाइक्लोवायर, या फिर हम जो इम्यूनिटी बनी हुई होती हैं वर्सीला जोस्टर IgG, वो वर्सीला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन, हम उनको दे देंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं चिकन पॉक्स इन प्रेगनेंसी। ये चिकन पॉक्स इन प्रेगनेंसी, और जो हमने पढ़ा था ना कि अगर वायरस छुप जाए और वो दोबारा रीएक्टिवेट हो जाए उसको हम क्या नाम देंगे, शिंगल। ये हम अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।